प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में हमने पिछले वीडियो में बात की थी अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियां, भयवर्ती क्षेत्रों में भौतिक संस्कृति, भौतिक ज्ञान का प्रचार प्रसार, मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव आदि कारणों ने तो योगदान दिया ही। आगे हम और बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन को और किन कारणों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रांतीय शासक तो अत्याचारी थे ही, लेकिन कुछ मौर्य शासक भी अत्याचारी थे जिनका जनता के प्रति रुख सकारात्मक नहीं था। अत्याचारी शासक, प्रांतीय अधिकारियों के साथ ही कुछ मौर्य शासकों ने भी जनता पर अत्याचार किए, जिसके कारण वो प्रजा जनता की सहानुभूति खो बैठे और उनके क्रोध का निशाना बने। जैसे हम देखते हैं कि मौर्य शासक शालीसूक एक अत्याचारी मौर्य शासक था, जिसने अपनी प्रजा पर काफ़ी दमनात्मक और कठोर नीतियां लागू की और उसकी दमनकारी नीतियों के कारण मौर्य जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। जो मौर्यों का आदर सम्मान लोगों में था वो खत्म हो गया। आठवां कारण था राज दरबार की दलबंदी, गुटबंदी। देखिए, आप जानते हैं कि मतभेद, मनभेद, ये जो आप स्थिति देखते हैं कि गुट अपनी सोच, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, अपना हित, अपना स्वार्थ, राष्ट्र का स्वार्थ, राज्य का स्वार्थ, राज्य का हित, व्यक्तिगत हित, जब ये टकराते हैं तब समस्याएं पैदा होती हैं। जब दरबार में रहने वाले मंत्री, अधिकारी राष्ट्रहित, साम्राज्य हित से ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को रखते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्राज्य के, राज्य के हितों को, राष्ट्र के हितों को नकारते हैं, गौण मानने लगते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं। जब राज्य शासन, प्रशासन, उसकी नींव खोखली हो जाती है। यही हुआ मौर्य काल में भी। आप देखते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जब गद्दी के लिए बात आती है, सुसीम और अशोक की बात आती है गद्दी पर बैठने को लेकर, तो दो दल बन जाते हैं, दो गुट बन जाते हैं। एक सुसीम का पक्ष लेता है, दूसरा मंत्री जो है अशोक का पक्ष लेता है। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुआ और लंबे समय तक गृह युद्ध के कारण राज्य को घोर परेशानियों का, संकटों का सामना करना पड़ा और शायद इसी कारण 4 वर्ष तक अशोक अपना राज्याभिषेक भी नहीं करा पाया। तो यही स्थिति बाद में दिखाई देती है जब बृहद्रथ, जो इस वंश का अंतिम शासक था, उसके समय एक गुट मंत्री का बन गया, एक गुट पुष्यमित्र शुंग का बन गया जो सेनापति था। तो एक गुटबंदी और दलबंदी ने भी मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला बना दिया। करों की अधिकता, देखिए आप जानते हैं, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, प्रशासन जो शासन का ध्येय अगर प्रजा हित है, प्रजा का कल्याण है,
वो राज्य, वो शासक प्रजा की नज़रों में सम्मान का पात्र है और उसको प्रजा का समर्थन, सहयोग, सहानुभूति हमेशा सदैव मिलता है। लेकिन जब राज्य अपने नागरिकों पर, अपनी प्रजा पर जब करों के संदर्भ में नहीं, कई चीज़ों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जब वो उनसे उनका शोषण करने लगता है, पोषण की जगह शोषण, कल्याण की जगह अगर उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, उनको ही नुकसान पहुंचाया जाए, उनके हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो प्रजा ऐसे राज्य और शासक के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और राज्य के शासक या राज्य के खिलाफ विद्रोह, असंतोष पनपेगा निश्चित रूप से, और जो कहीं न कहीं उसके लिए घातक सिद्ध होता है। यही चीज हमें दिखाई देती है मौर्य काल में भी। मौर्यों के अत्यधिक विशाल सेना, विस्तृत साम्राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आय, व्यय, धन आदि के लिए जब उनको धन की आवश्यकता थी तो उनका ध्यान, उनके हाथ में क्या उपाय बचता था? जनता से अत्यधिक करों की वसूली, करों का बोझ बढ़ा देना, करों की दर को, मात्रा को बढ़ा देना। तो क्या वो प्रजा इस चीज को, जनता इस चीज को स्वीकार करेगी? नहीं। तो ये बड़ा कारण बना कि मौर्य शासकों के समय करों की अधिकता थी और जनता उनसे नाराज थी, असंतुष्ट थी, और वो ऐसे शासकों से छुटकारा प्राप्त करना चाहती थी। इसके अलावा जब इसी से मिलता जुलता जो अगला अपना पॉइंट है वो है करों की अधिकता के बाद में भी जब उनकी वो पूर्ति नहीं हुई, तो आप जानते हैं कि विशाल सेना, विस्तृत प्रशासन और बड़ी चीज उनका व्यय, खर्चा, वेतन, फिर अशोक के द्वारा जो कल्याणकारी राज्य और पैतृक राजत्व का जो सिद्धांत अपनाया गया, जिसके द्वारा वो कहता है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, जिस तरह मैं अपनी संतान का कल्याण चाहता हूँ, विकास चाहता हूँ, यही लौकिक और पारलौकिक, तो वो प्रजा कल्याण, परोपकार, लोकोपकारिता, जन कल्याण उसको शासन का आधार बनाता है और प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य करता है। सार्वजनिक कार्य, परोपकार के कार्य, स्तूप, सराय, चिकित्सा, स्मारक, तो इसमें जो अत्यधिक धन का व्यय हुआ, जिसके कारण मौर्यकालीन जो राजकोष था, केंद्रीय कोष था, वो खाली होता गया और रिक्त राजकोष ने भी मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला महत्वपूर्ण कारण था सैनिक शक्ति का पतन। कलिंग युग के बाद आप देखते हैं कि अशोक ने सैनिक शस्त्र विजय सदैव के लिए बंद कर दी और कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया और उसके स्थान पर धर्म विजय की नीति का पालन किया और वो अहिंसा का पुजारी बन गया। परंतु उसकी इस नीति के कारण मौर्यों की सैनिक शक्ति को दुर्बल बना दिया। युद्धों के अभाव में सैनिक निपुणता का अंत हो गया। अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, परंतु उस युग में राजतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुई। पश्चिमोत्तर भारत के उस पार बसी जातियों तो भारत पर आक्रमण करने के उचित अवसर की ताक में बैठी थी और दूरस्थ प्रांतों के शासक भी मौर्यों की अधीनता से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। यदि थोड़ा बहुत विलंब भी हुआ तो अशोक की महान व्यक्तित्व के कारण अशोक की मृत्यु के बाद ये उपद्रवी तत्व सिर उठाने लगे, परंतु उनके सिरों को कुचलने वाली सैनिक शक्ति अब मौर्यों के पास नहीं थी। उनके पास थे भिक्षु और धर्म प्रचारक जो हिंसा से कोसों दूर थे। ऐसी स्थिति में मौर्य साम्राज्य का पतन स्वाभाविक ही था और धर्म विजय की नीति के प्रभाव की आप बात करते हैं तो आप जैसे जानते हैं सैनिकों की भर्ती नहीं होना, अनुशासन की तरफ ध्यान नहीं देना, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होना,
सैनिक कुशलता जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, युद्ध करेंगे, तभी तो बनी रहेगी। तो सैनिक शक्ति के पतन ह्रास के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगला महत्वपूर्ण कारण था विदेशी आक्रमण। बहुत से विद्वानों को मानना कि यदि विदेशी आक्रमण न भी हुए तो भी उपयुक्त कारणों से जर्जरित मौर्य साम्राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाता। विदेशी आक्रमणों ने तो इस कार्य को थोड़ा समय से पहले ही पूर्ण कर दिया। मौर्यों के शासन काल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण यूनानियों का हुआ। यह 206 ईसा पूर्व में हुआ और उसकी पश्चिमोत्तर भारत में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। तो विदेशी आक्रमणों के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। एक अगला और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिसको जिम्मेदार माना जाता है वो है ब्राह्मण प्रतिक्रिया। मौर्य साम्राज्य का एक मुख्य और अत्यधिक विवादास्पद कारण है ब्राह्मण प्रतिक्रिया। इस मत को प्रतिपादित करने वाले हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री। शास्त्री जी के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म से शुद्ध ब्राह्मणों से प्रतिक्रिया हुई थी और प्रतिक्रिया ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। आप जैसे जानते हैं अशोक ने ब्राह्मण धर्म के को महत्व नहीं दिया बल्कि उसके स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में अपने समस्त संसाधन लगा दिए। तो उसके इस कार्य के कारण ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अशोक के खिलाफ कार्य किया। इस मत का समर्थन राय चौधरी ने जबरदस्त खंडन किया है। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार इस प्रकार की ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई ही नहीं और उसका मौर्य साम्राज्य के पतन से कोई लेना देना ही नहीं था। विमल चंद्र पांडेय का मानना है कि उपयुक्त दोनों ही मत अतिवादी हैं, वास्तविकता इन दोनों के मध्य है। विमल चंद्र पांडेय ने शास्त्री जी के मत के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। अशोक शूद्र नहीं था, अतः जाति के आधार पर ब्राह्मणों का उससे कोई द्वेष नहीं था। अशोक का अहिंसा का प्रचार कोई नया कार्य नहीं था, अतः ब्राह्मण ग्रंथों में भी हिंसा को प्रोत्साहित किया गया है। शास्त्री जी का कथन है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जनता में सदाचारिता का प्रचार करवाया। यह कार्य तो ब्राह्मणों का था, अतः वे अशोक को असंतुष्ट हो गए, परंतु शास्त्री जी भूल गए कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति कोई प्रमाण नहीं मिलता। शास्त्री जी का कथन है कि अशोक ने चतुर्वर्णों में दंड समता, व्यवहार समता स्थापित करके ब्राह्मणों को विशेषाधिकार छीन लिए। यानी शास्त्री जी कहते हैं कि दंड समता यानी अपराध के लिए जो दंड दिया जाता था उनमें सभी के लिए समान कर दिया, जबकि ब्राह्मणों को अपराधों से छूट थी, उनको मुक्त रखा गया था। तो इससे ब्राह्मण नाराज थे। और व्यवहार में उनके साथ पेश आने में भी समानता स्थापित कर दी, इससे भी ब्राह्मण नाराज थे। पांचवें स्थलंग में से स्पष्ट कि अशोक का मंतव्य यह था कि उसके समस्त राज्यों को एक निश्चित प्रणाली और नियम के आधार पर दंड दें और व्यवहार करें, इससे ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बात नहीं, ये कहना है विमलचंद पांडे। राय चौधरी का कथन भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब तक के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक प्रभुता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन जैन और बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रभुता के विरुद्ध क्षत्रियों के नेतृत्व में हुए थे। ब्राह्मणों ने भी इसका सामना करने के लिए अपनी व्यवस्था का पुनः संगठन किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बौद्ध भिक्षुओं के प्रचार पर कई प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक क्षत्रिय भी था और बौद्ध प्रचारक भी था। यह ठीक है कि अशोक ने अपनी तरफ से ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, परंतु उसके कार्यों से ब्राह्मणों को आनंद कैसे मिल सकता था। जो राजा चतुर्वर्ण व्यवस्था और उसमें ब्राह्मणों की प्रधानता गृहस्थ जीवन की सर्वोपरि मान्यता में विश्वास न रखे, वह ब्राह्मणों की सहानुभूति कैसे प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण भी उसके वंशजों का शासन कब तक सहन करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न जाति का न था बल्कि समूचे समाज और राष्ट्र का था। अशोक की नीति से समूचा राष्ट्र ही संकट में फंस गया था और व्यवस्थाकार होने के नाते इस संकट से उबरना ब्राह्मण अपना कर्तव्य मानते थे। अतः यह तो मानना ही पड़ेगा कि अशोक की नीतियों के कारण ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। ब्राह्मणों को पुनः शस्त्र उठाने पड़े। मौर्य सेना भी अपने सम्राटों की अहिंसक नीति से तंग आ चुकी थी और संपूर्ण सेना ब्राह्मण सेनापति के साथ हो गई। यही कारण था कि सेना के सामने मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर देने पर भी एक भी सैनिक उसके पक्ष में शस्त्र लेके आगे नहीं आया।
तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 2-3 विद्वानों के जो कथन है, उनके विचार हैं, उनको आपको बताया। तो जो शास्त्री जी कहते हैं कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, डॉक्टर रायचौधरी इससे सहमत नहीं है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन स्थिति दोनों के मध्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण धर्म का, जिसको अशोक ने ज़्यादा संरक्षण नहीं दिया, अहिंसा का समर्थन किया और उनके विशेष अधिकार छीन लिए, तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण प्रतिक्रिया का भी कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान रहा है। धन्यवाद।